हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड के प्रथम वर्ष के पेपर F5 जिसमें आप सभी को पढ़ना है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के बारे में, उसके यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है पॉइंट फर्स्ट जो आपका है कि भाषा की प्रकृति क्या होती है और भाषा का अर्थ क्या होता है, और पॉइंट 5 में आपको पढ़ना है कि भाषा की विशेषता क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 5 को जानेंगे कि भाषा की अर्थ क्या होती है और भाषा की प्रकृति क्या होती है, भाषा का महत्व क्या है हमारे जीवन में और भाषा की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भाषा कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि भाषा होता क्या है। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। अगर किसी अन्य भाषा में भी कहा जाए कि भाषा क्या है, तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य जो होता है अपनी भावनाओं को, विचारों को पढ़कर, लिखकर दूसरे के सामने जो होता है प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अन्य में देखेंगे कि आपका कोई चीज़ को सुनकर कोई बच्चा अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट किया, उसे भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि को सुनकर उसके अंदर विचार कर किसी के सामने प्रकट किया, उसे भी भाषा कहते हैं। मतलब किसी ध्वनि को सुनकर उसे अपने दिमाग में उसने विचार किया और उसके सामने जो है वो प्रकट किया, उसे जो है भाषा कहते हैं। ऐसे साधारण वर्ड में देखा जाए तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो होता है मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को लिख कर अथवा बोल कर दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो भाषा के जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। लेकिन आपको कई बुकों में जो है सांकेतिक भाषा का भी जिक्र मिलेगा। तो अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिखे दो तो आप दो ही लगाएंगे, अगर तीन दिखता है तो तीन लगाएंगे। ऐसे जो मुख्य तौर पर होते हैं भाषा के प्रकार वह दो ही होते हैं। पहला होते हैं मौखिक भाषा, दूसरा होते हैं लिखित भाषा, और यहाँ पर भी मैंने थर्ड भी लिखा है सांकेतिक भाषा। मैं आपको ये तीनों के बारे में एक एक करके बता देता हूँ। इसका नोट्स में मैंने जिक्र नहीं किया है क्योंकि यह ईजी है, आप जो है बचपन से इसके बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। मौखिक भाषा का मतलब होता है कि जो ऐसी भाषा जिसे हम बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो है अपने विचारों को, भावों को लिख कर दूसरे के सामने प्रकट करे, उसे जो है हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि इशारों के माध्यम से जो होता है जो व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे जो होता है सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख ले, आपको ट्रैफिक पुलिस नजर आएगा। अगर ट्रैफिक रोड पर जाते हैं, हाईवे से होकर गुजरते हैं कहीं, तो आपको वहाँ ट्रैफिक पुलिस मिलेगा जो कि वो बोलता नहीं है, ना ही लिखता है, वह सिर्फ इशारों से जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो यह जो होता है सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे कि भाषा की विशेषताएं क्या होती है। भाषा की विशेषताएं क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो भाषा जो है सामाजिक संपत्ति है। पहला यह विशेषता है कि भाषा जो है हमारा सामाजिक संपत्ति है। नेक्स्ट है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा को जो है हम लोग अर्जित करते हैं, मतलब उसे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है भाषा सर्वव्यापक है। भाषा जो है सर्वव्यापक है, सभी जगह के लिए वो व्यापक है। नेक्स्ट है भाषा सतत प्रवाहिनी है, मतलब हमेशा चलने वाली यह प्रक्रिया है। भाषा जो है हमेशा चलती रहती है, ये कभी बंद नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है भाषा की निश्चित सीमाएं होती है। जो भी हम भाषा बोलते हैं उसकी जो होती है एक सीमा होती है, उस सीमा को हम लागेंगे तो वह भाषा गलत हो जाएगी। इसीलिए जो होता है भाषा की एक निश्चित सीमाएं सीमित की गई है कि आप उसी लेवल में बोलेंगे जो कि आपके सामने वाले को अच्छा लगे। तो यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषताएं थे भाषा से रिलेटेड। अगला जानेंगे कि भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा जो है आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक होता है संकुचित और दूसरा होता है व्यापक। संकुचित का मतलब कि थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना, और व्यापक का मतलब कि आप जितना बोल ले। व्यापक का मतलब कि बड़ा, मतलब अर्थात यह कि वे बड़ा साधन जिसमें आप अपने सभी कार्य को जिक्र करें। अब हम आगे जो है भाषा के दोनों परिभाषा को जान लेते हैं कि भाषा का व्यापक अर्थ क्या होता है और भाषा का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भाषा का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो मैंने जो है आपको नोट्स में लिखा है कि भाषा के व्यापक अर्थ के अनुसार वे सभी साधन भाषा कहे जा सकते हैं जिसका प्रयोग कोई भी प्राणी समुदाय अपने विचार विनिमय के लिए करता है। और इस भाषा के अनुसार जो होता है केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्राणियों को भी भाषा होती है, तथा मनुष्य द्वारा अंग संचालन, हाव भाव प्रदर्शन करना, प्रकाश प्रयोग करना और झंडी प्रयोग आदि जो होता है, ब्रेन प्रयोग, यह सभी जो होता है भाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं।
मतलब अंग संचालन, अंग के द्वारा मतलब अपने हाथों या पैरों से इशारा कर समझाना, यह भी जो होता है भाषा का व्यापक अर्थ में ही आता है। हाव भाव से बताना कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, या प्रकाश प्रयोग से करना, झंडी प्रयोग करना, झंडी दिखाकर कुछ कहना चाहना, या ब्रेन लिपि जो होते हैं जो अंधे लोग पढ़ते हैं मतलब अपने हाथों से टच कर कर, वो भी जो होता है यह सब भाषा का व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। तो मतलब भाषा का व्यापक अर्थ का कहने का अर्थ है कि वे सभी साधन भाषा कहे जा सकते हैं जिसका प्रयोग जो होगा कोई भी प्राणी समुदाय अपने विचार विनिमय के लिए जो है प्रयोग करता है, वह जो होता है भाषा के व्यापक अर्थ में शामिल है। जैसे कि संचालन, अंग संचालन, हाव भाव प्रदर्शन करना, प्रकाश प्रयोग, झंडी प्रयोग, ब्रेन प्रयोग आदि जो है यह सब भाषा का व्यापक अर्थ है। अब हम आगे जानेंगे भाषा का संकुचित अर्थ के बारे में। संकुचित का अर्थ होता है सीमित अर्थ, मतलब सीमित मतलब सीमित कोई हो, किसी कार्य का सीमित होता है कि इतना ही करना है, तो वही जो है भाषा का संकुचित या सीमित अर्थ हम जानेंगे। तो इसका मैंने आपको नोट्स में लिखा है कि स्वैच्छित ध्वनीय संकेतों की व्यवस्था जिसके माध्यम से कोई मानव समुदाय परस्पर सहयोग तथा व्यवहार करता है भाषा कहलाती है। स्वैच्छित मतलब अपने इच्छा से जो होता है, जो मनुष्य अपने ध्वनि संकेतों को व्यवस्था के माध्यम से कोई मानव समुदाय को परस्पर सहयोग या व्यवहार करता है, उसी को जो है हम लोग भाषा कहते हैं। और सार्थक ध्वनि संकेतों की भाषा बनती है। सार्थक ध्वनि, जितने भी सार्थक ध्वनि होते हैं उसके संकेतों से ही जो है भाषा बनती है। और निरर्थक ध्वनियों का भाषा मतलब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि निरर्थक ध्वनि मतलब निरर्थक का कहने का अर्थ है कि ऐसी ध्वनि जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम भाषा नहीं कह सकते हैं। जिसका कोई अर्थ निकले उसी को जो है हम लोग भाषा कह सकते हैं। तो यही जो है हमारा भाषा का संकुचित अर्थ है, मतलब संकुचित मतलब कि सीमित अर्थ है। स्वैच्छित ध्वनियों संकेतों की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से कोई मानव समुदाय परस्पर सहयोग तथा व्यवहार करता है उसे जो है भाषा कहते हैं। और यह भाषा जो होता है भाषा का संकुचित अर्थ में शामिल है, क्योंकि इसका कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक ध्वनियों को हम भाषा नहीं कह सकते हैं, जैसे कि आम ताम, ये क्या मतलब कुछ भी बोले तो उसका नहीं। मैं ये बोलूँगा कि राम आम खाता है, तो यह जो हमारा संकुचित अर्थ हुआ, मतलब कि छोटे में ही लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है क्या, कि राम आम खा रहा है। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ कि आम राम है नहीं खा रहा, तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए जो है भाषा का संकुचित अर्थ का मतलब होता है कि सीमित अर्थ में जो है सार्थक ध्वनियों को मतलब प्रयोग करना, इसी को जो है हम लोग ध्वनि या भाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे आगे कि भाषा की प्रकृति के बारे में। तो भाषा की प्रकृति काफ़ी कुछ है, एक एक करके हम जानेंगे। तो भाषा का प्रकृति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे और इसे नोट्स भी करेंगे। प्रकृति में जो होता है सबसे पहले विशेषता आता है। तो विशेषता क्या है भाषा की, तो भाषा वह विचार का अटूट संबंध होता है, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है और विचार के अभाव में भाषा का कोई मूल्य नहीं है। अगर आप किसी चीज़ पर विचार ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या किसी को भाषा बताएंगे या क्या किसी के सामने भाषा प्रस्तुत करेंगे। आपके विचार से ही जो होता है ध्वनि की उत्पन्न होती है। अगर आपके दिमाग में अगर ध्वनि की उत्पन्न ही ना हो तो आप कैसे किसी विचार को प्रकट करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि भाषा का वह विचार अटूट संबंध होता है, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। विचार के अभाव में भाषा का कोई मूल्य नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में विचार ही नहीं आता है तो उसका जो आप भाषा बोलेंगे उसका कोई महत्व या कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि विचारों से ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनियों से विचार, और विचार प्रधान भाषा जो होती है मनुष्य की विशेषता होती है। अगर किसी वस्तु पर या किसी चीज़ पर जो है आप उसे विचार कर उसके बारे में बताते हैं या बोलते हैं तो वह जो आपकी भाषा है वो आपकी विशेषता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि भाषा का संबंध परंपरा से होता है। यह भी जो होता है भाषा की प्रकृति में शामिल है कि भाषा का संबंध जो है परंपरा से होता है। कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि भाषा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। इसके मूल रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हो सकता है परंतु इसके नई भाषा का सृजन नहीं किया जा सकता है। भाषा का जो संबंध परंपरा से इसलिए है क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने मतलब जो हमारे दादा दादों ने मतलब दादा दादी ने जो भाषा बोला उसी भाषा को हमने सीखा, माता पिता ने उसी भाषा को सीखा, फिर हमने उसी भाषा को सीखा। तो इसलिए जो होता है भाषा वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो होता है ग्रहण की जाती है। इसे इसके मूल रूप में जो होता है आप थोड़ी बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह चेंज करते हैं तो अपनी जो आपके पीढ़ी वाली भाषा है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है, लेकिन उसे जो है आप पूरी तरह से बदल नहीं सकते हैं। आप नई भाषा का सृजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो बाल अवस्था था उसमें अपने परंपरा को ही सीखा है, अपने घर पर रहकर अपने दादा दादी से जो है उस भाषा को ग्रहण किया है, वो कभी खत्म नहीं होता है। आप उसमें जो है थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने नोट्स में लिखा है कि भाषा जो है एक
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है, इसके मूल रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो कर सकते हैं, परंतु इसमें नई भाषा का सृजन नहीं कर सकते हैं। यह जो है भाषा की प्रकृति है। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या प्रकृति है। अगला मेरा प्रकृति है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति है। यह भी जो है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट है प्रकृति में कि भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है। इसे जो है हम लोग अर्जन करते हैं। अर्जन का मतलब कि इसे हम लोग ग्रहण करते हैं। मनुष्य भाषा का अर्जन अपने चारों ओर के वातावरण से करता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के वातावरण में जैसे भाषा का प्रयोग होता है उसी भाषा को हम लोग अनुकरण करते हैं। अतः स्पष्ट रूप से भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति है। पैतृक मतलब कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया हुआ है, उसे हमारे पूर्वजों के द्वारा भाषा नहीं दी जाती है। भाषा जो होता है बच्चे बचपन में जो है अनुकरण करके सीखते हैं, मतलब लोगों को अपने आसपास के लोगों को देखकर जो है उसे ग्रहण कर लेते हैं या उसे सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रकृति है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा सामाजिक वस्तु भी है, यह भी बात सही है, क्योंकि अगर भाषा नहीं रहे तो हम समाज में कैसे जिएंगे, कैसे व्यवहार करेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब प्रकृति है कि भाषा का अर्जन समाज के संपन्न से ही हो सकता है। वास्तविकता यही है कि भाषा का जन्म समाज से ही होता है। सही तो बात है कि भाषा का जो जन्म होता है वो समाज से ही होता है, क्योंकि हम अपने समाज में रहते हैं, वहाँ के वातावरण के अनुकूल जो है उसके भाषा को सीखते हैं तथा इसका प्रयोग भी हम समाज में ही करते हैं। इसलिए जो होता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके उसे विचार विनिमय के लिए भाषा का आवश्यक पड़ता है। जो हम भाषा सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, और भाषा का प्रयोग जो होता है हम भी समाज में ही करते हैं। इसीलिए जो होता है मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है, क्योंकि वह समाज में ही उस भाषा को सीखता है और उसे समाज में ही अपने विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता जरूरी है, मतलब प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रकृति है भाषा परिवर्तनशील होता है। भाषा परिवर्तनशील का अर्थ है कि भाषा जो है कुछ समय बाद जो है उसमें थोड़ी चेंजेज आती है। तो मैंने आपको नोट्स में बताया है कि भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जाता है। लिखित रूप भी जो है इसके पीछे पीछे चलता है। मौखिक भाषा को व्यक्ति जो है अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब है कि वह देख कर सीखता है कि जो आसपास के लोग जो है कैसे भाषा बोल रहे हैं, तो वही बच्चा जो होता है या व्यक्ति जो होता है उसे अनुकरण कर लेता है। परंतु अनुकरण हमेशा जो होता है अपूर्ण रहता है। अपूर्ण का मतलब है कि अनुकरण से जो है हम पूरी तरह से भाषा नहीं सीख पाते हैं। इसी कारण जो है भाषा में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। अनुकरण पर शारीरिक तथ्य और मानसिक विभिन्नता जो होती है प्रभाव पड़ता है, जिसकी सूक्ष्म विभिन्नता भी जो है हमारी भाषा में परिवर्तन होने का कारण बनती है। तो यही जो है हमारा भाषा परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा प्रकृति है कि ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है भाषा। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन भाषा यह कैसे है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि भाषा के माध्यम से जो होता है एक पीढ़ी समस्त सचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। मतलब भाषा के माध्यम से ही जो होती है एक पीढ़ी जो होती है अपने सारी सामाजिक विरासत जो होती है अपनी नई पीढ़ी मतलब अपनी दूसरी पीढ़ी को जो है सौंपती है। और भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन नवीन आत्मा और विश्व पहचानने की समर्थ प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर हमें भाषा की ज्ञान ना हो तो हम बिना भाषा के ज्ञान के हम अपने प्राचीन के बारे में अपने पूर्वजों के बारे में कैसे जानेंगे कि वो क्या करते थे। अगर भाषा के माध्यम से ही अपने बच्चों को बताते हैं, क्योंकि देखे होंगे अपने घर में कि जो भी बड़े होते हैं वो अपने दादा परदादा की कहानियाँ जो होती है बच्चों को सुनाते हैं। इससे जो होता है उनमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनमें पता भी चलता है कि हमारे पूर्वजों कैसे थे, हमारे प्राचीन काल कैसा था, या जो भी हमारा विश्व विरासत है वो कैसा था। तो इससे जो होता है ज्ञान की प्राप्ति का साधन ये भी है भाषा। अब हम आगे जानेंगे कि भाषा का महत्व क्या है। तो भाषा का महत्व जो है हमारे जीवन में काफ़ी है, क्योंकि विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन है। मतलब विचार विनिमय का सरलतम मतलब सबसे अच्छा साधन है भाषा। हम भाषा के माध्यम से जो है अपने मन के विचार को भाव को दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। बालक जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है। जो भी बच्चा होते हैं वह क्या होता है कि बचपन में अपने माता पिता को अपने घर वाले पड़ोस को देखकर जो है वह भाषा को अनुकरण करता है, मतलब सीखने लगता है। वह भाषा को स्वाभाविक एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है। मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा जो होता है भाषा को स्वाभाविक एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है। इससे सीखने के लिए किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाषा सीखने के लिए जो है आप कभी देखे होंगे अपने घर में कि किसी बच्चे को भाषा सिखाया नहीं जाता है। वह जो होता है उस परिवेश में रहकर अपने माता पिता को देखकर अपने परिवार को देखकर उस भाषा को सीख लेता है, अनुकरण कर लेता है। क्योंकि भाषा संकेतों एवं चिन्हों से श्रेष्ठ है। भाषा जो होता है संकेत एवं चिन्हों से श्रेष्ठ है। आपने देखा होगा कि घर में अगर बच्चों को बोलते हैं कि वह देखो ग्लास है, तो वह संकेत से आपने पहचान दिया कि वह ग्लास है, तो उसी तरह वह सीख जाता है, भाषा का अनुकरण कर लेता है। इसलिए जो है भाषा हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। अगर हमारा जीवन बिना भाषा का हो तो बेकार होगा, क्योंकि हम किसी चीज़ का अनुकरण नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे बिना भाषा के कारण।
नेक्स्ट हमारा है कि सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन भाषा कैसे है। तो सामाजिक जीवन में जो प्रगति का साधन भाषा है वो इस प्रकार है कि भाषा समाज के सदस्यों को एक सत्र में बांधती है। जो हमारा भाषा है वो समाज के जितने भी सदस्य होते हैं उसे एक सत्र में बांधती है। भाषा के माध्यम से ही जो होता है समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है और भाषा जितनी विकसित होती है उतनी ही ज़्यादा जो होती है आपकी समाज का विकासशील होता है। भाषा के माध्यम से जो होता है समाज के नैतिक व्यवहार की संपन्न नहीं होता है अपितु उसकी संस्कृति की अनुच्छित रहती है। मतलब भाषा के माध्यम से जो होता है जो समाज होता है उसके नैतिक व्यवहार ही नहीं उसके संस्कृति का भी जो होता है ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा ही है जो जिसके आधार पर विभिन्न देशों विभिन्न जातियों एवं संप्रदायों के लोगों को मिलजुल कर रहने की मतलब प्यार बांटने की खुशियाँ बांटने की जिक्र करती है। अगर भाषा अलग अलग हो तो यह जो होता है भाषा के ही माध्यम से जो होता है जितने भी हमारे समाज में लोग रहते हैं विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं विभिन्न जनजातियाँ रहती है एवं संप्रदाय के लोग रहते हैं वह मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि भाषा ही जो है उन्हें मिलाने का कार्य करता है। अगर भाषा अलग हो जाए तो वो नहीं मिल पाएंगे लेकिन भाषा अगर एक है तो वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो यह भी जो है सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन है। मतलब सिंपल सा यह कहा जाए कि भाषा के माध्यम से जो होता है समाज के नैतिक व्यवहारों और सांस्कृतिक व्यवहारों की ज्ञान प्राप्त होता है। और भाषा जो होती है अगर आपकी भाषा जितनी विकसित होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी समाज विकासशील होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक कैसे है भाषा। जो भी व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व के निर्माण में भाषा कैसे सहायक है। तो मैंने आपको नोट्स में बताया है कि भाषा व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। आंतरिक भाव का मतलब होता है कि उसके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसे जो है भाषा के माध्यम से जो है दूसरे के सामने वो प्रकट करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ अंदर छिपी हुई अंतर शक्ति अभियुक्त होती है। मतलब जो भी व्यक्ति होता है अगर अपने समाज में देखा होगा कि एक अच्छा व्यक्ति है वो काफ़ी ज्ञान है लेकिन अगर उसमें भाषा की कमी हो तो वो अपनी बातों को सामने नहीं रख पाता है। तो भाषा ही एक ऐसी माध्यम है जिसके माध्यम से जो होता है व्यक्ति अपने अंतर शक्ति को जो होता है दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा इसकी अभिव्यक्ति के साथ अंदर छिपी हुई शक्ति अभियुक्त होता है। इसके विचार एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करा सकता है तथा अनेक भाषा बोल सकता है विकसित व्यक्ति के लक्षण है। मतलब जो विकसित व्यक्ति है वह क्या करते हैं कि अपने अंदर में छुपी हुई सारी जो माध्यम से अभियुक्त करते हैं मतलब भाषा के माध्यम से जो होती है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसीलिए जो है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है भाषा। अगर भाषा का जानकारी ना हो तो जो व्यक्ति है वो अपने भावों को विचारों को कैसे दूसरे के सामने प्रकट करेगा। तो इसलिए मैंने नोट्स में बताया है कि भाषा व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभियुक्त करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ अंदर छुपी हुई अंतर शक्ति अभियुक्त होती है। उसके विचार एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करा सकता है। उनकी अनेक भाषाएं बोली विकसित व्यक्ति के लक्षण हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे और ये हमारा नेक्स्ट मतलब लास्ट पॉइंट है कि भाषा राष्ट्र की एकता का आधार है। भाषा जो है राष्ट्र की एकता का आधार कैसे है। तो मैंने आपको नोट्स में बताया है कि समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। जितने भी हमारे राष्ट्र में प्रशासन का कार्य है या संचालन है सभी जो है भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। मतलब जो भी हमारा राष्ट्रीय एकता है वह भाषा कहीं से बना जुड़ा हुआ है। भाषा जो है राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। इसके साथ ही जो होता है कई अन्य भाषा भी विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय व्यापार एवं संस्कृति आदान प्रदान करने के साधन बनती है। अगर विदेश कोई आता है तो वह जो होता है हिंदी नहीं जानता है तो वो उनकी विरासत को या उनकी संस्कृति को कैसे जानेगा। तो वह जो होता है उनके साथ एक गाइडर होता है जो उन्हें बताता है जिससे जो होता है एक देश से दूसरे देश के जो भी उनका सामाजिक ज्ञान हो या जो भी उनके संस्कृति होता है वो आदान प्रदान होता है। तो इसीलिए जो होता है भाषा राष्ट्र की एकता के आधार के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। इसके साथ ही जो होता है कोई अन्य भाषा की विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय व्यापार एवं संस्कृति आदान प्रदान करने की साधन बनती है। इसलिए जो होता है भाषा राष्ट्र की एकता के आधार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह जो था पेपर F5 का काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स था। आज मैंने इसमें जो है पॉइंट 1 यूनिट 1 के जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 5 को जो मैंने बताया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।